प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 की गणित का तीसरा अध्याय जो कि है संख्याओं के साथ खेलना प्रारंभ कर चुके हैं और इसमें हमने पूर्व में विभाज्यता के नियमों पर आधारित प्रश्नावली 3.3 को संपन्न किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। अब बात आती है सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज होते क्या हैं। तो आपको बता दूं बच्चों, पूर्व में हमने गुणनखंड और गुणज के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, जो कि हमारा इसी पार्ट का पहला वीडियो है। अगर आपने उसको मिस कर दिया तो बेहतर रहेगा आप उस वीडियो को देख करके हमारे साथ जुड़े, वरना थोड़ा रिवीजन तो हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, गुणनखंड की बात अगर हम करें तो वे संख्या है जिसकी दी गई संख्या में पूरा भाग जाता है, वो गुणनखंड कहलाते हैं, याद है ना आपको। और गुणज की बात करें तो दी गई संख्या से किसी अन्य संख्या को गुणा करके प्राप्त किए जाते हैं गुणज, ठीक है ना। और आज हम उन्हीं में ही सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज की बात करने वाले हैं। अब बात आती है सार्व क्या होता है। तो सार्व का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जिसको अंग्रेजी में कॉमन भी कहते हैं, ठीक है। और कॉमन का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। अगर हिंदी के शब्द आपको थोड़े से अटपटे लग रहे हैं तो कई दफ़ा हमारे को अंग्रेजी के शब्द बहुत सहायता कर देता है। तो कॉमन का मतलब होता है जो सामान्यतः सब जगह पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ सामान्यतः क्या पाया जाता है? बिल्कुल गुणनखंड और गुणज। अर्थात हमें कुछ संख्याएं दी गई होंगी, उनके हमें गुणनखंड निकालने होंगे, उसमें से हमें कॉमन निकालना होगा। ऐसे ही कुछ संख्याएं दी होंगी, उसके हम गुणज निकालेंगे और उनमें से हम कॉमन गुणज निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसको हम समझने के लिए कुछ उदाहरणों की मदद लेंगे और फिर बिंदु तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी परिभाषा की। वैसे तो हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, संख्याओं के गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कहलाता है? सार्वगुणनखंड कहलाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाए या सार्वगुणनखंड कहा जाए। अर्थात हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी होंगी उनके पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। और फिर उन गुणनखंडों में से हमें जो कॉमन दिखाई देगा, अर्थात जो सामान्यतः सब में पाया जाएगा, उसको हम चुन लेंगे, वो बन जाएगा हमारे सार्वगुणनखंड। सिंपल है ना। अब इसी बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं, जो कि उदाहरण हमारे पास दिया गया है। एक तो हमें निकालना है 8 और 20 के सार्वगुणनखंड, ठीक है। और 8 और 20 के सार्वगुणनखंड निकालने से पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको याद दिला दूँ थोड़ा सा रिवाइज करते हुए। हम 8 के गुणनखंड की जब बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं? बिल्कुल 1 से करते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का पूरा भाग जाता है ना। और गुणनखंड यही तो होता है जिसमें उसका पूरा भाग जाता है, जो उसकी पूरी विभाज्य होती है। तो 1 का भाग कितने दफ़ा जाता है? 8। और हमने तब निष्कर्ष निकाला था पूर्व में कि 1 और 8 इस संख्या, यानी कि जो भी संख्या होगी उसका 1 तो हमेशा गुणनखंड होगा ही होगा, साथ ही वह संख्या भी उसका गुणनखंड होगी। अर्थात कम से कम 2 गुणनखंड तो होने ही हैं। करी थी ना पूर्व में चर्चा, और रिवीजन हो ही रहा है ना चाहते हुए भी। और अगर बात करें कि किसी और संख्या की भाग जाता है तो हमने बात की 2 का भाग कितनी दफ़ा जाता है? 4 दफ़ा, ठीक है। फिर 3 का भाग नहीं जाता, फिर 4 का भाग जाता है, कितनी दफ़ा जाता है? 2 दफ़ा। और फिर हमने बात की थी यू टर्न की, अर्थात जब हमारी संख्याएं इस तरह से पलट करके आने लग जाए तो हमें रुक जाना है और हमें यहाँ से इसको यहीं से घुमा देना। याद आ रहा है ना, यू टर्न की बात की थी। अर्थात अब इसके गुणनखंड क्या होने वाले हैं? 1, 2, 4, 8, जो कि हमने यहाँ लिखे हुए, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? अब आप समझ ही गए होंगे कि 20 के गुणनखंड इसी क्रम में कैसे होंगे। 1 गुणा 20, 2 गुणा 10 और फिर 4 गुणा 5, ठीक है ना। अब डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। पीछे का हम, अगर आप छोड़ चुके हैं तो देखना पड़ेगा ना आपको वीडियो। तो यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 10, 20 इसके गुणनखंड है। अब बात आती है सार्वगुणनखंड की। तो हमें इन दोनों संख्याओं में से वो गुणनखंड चुनने हैं जो कॉमन है, यानी कि जो दोनों में पाए जा रहे हैं, उभयनिष्ठ हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है। आगे चलते हैं, 2 गुणनखंड यहाँ पे भी है, 2 गुणनखंड इधर भी है, अर्थात 8 में भी है और 20 में भी है। फिर बात करते हैं 4 की, तो 4 ऊपर भी है और 4 नीचे के गुणनखंड में भी है। फिर आगे चलते हैं 8, तो 8 तो यहाँ नहीं है ना, तो हम इनको चुन लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कॉमन है, उभयनिष्ठ है, अर्थात यही इसके सार्वगुणनखंड है। सरल है ना? बिल्कुल। पहले गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर उसमें से कॉमन ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं एक और उदाहरण की ओर, जो कि है 4 के गुणनखंड और 15 के गुणनखंड निकालने के बाद हमें उनके सार्वगुणनखंड ढूंढने। तो 4 के गुणनखंड तो अब हम समझ ही गए कैसे होंगे। 1 गुणा 4
और 2 गुणा 2। हमने बात की थी जब संख्याएं रिपीट होनी शुरू हो जाए, अर्थात उसी को उसी से गुणा कर दें, तब भी हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट हमें पता है क्या जाने वाला है, 4 का भाग जाने वाला है, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाने वाला। तो 4 के गुणनखंड क्या होने वाले? बिल्कुल 4 के गुणनखंड होने वाले 1, 2 और 4। ठीक है, अब चलते हैं हम 15 के गुणनखंड की तरफ। तो 15 के गुणनखंड के लिए भी याद कीजिए, हमने इससे सारी बात कर चुके हैं, ये सारी बातें हम पूर्व में कर चुके हैं ना। तो ये यू टर्न हो गया, अर्थात अब 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और 15। ठीक है ना। और अब हमें इनमें से क्या ढूंढना है? सार्वगुणनखंड। गुणनखंड कर दिए, अब सार्वगुणनखंड ढूंढना है। तो ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है ना। और आगे चले तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ पर नहीं है। अर्थात आप किसी भी एक संख्या को आधार बना लीजिए और उसके गुणनखंड औरों में ढूंढ लीजिए। अब चूंकि हमने इसको चेक कर लिया है, तो आपको अब इसको इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर पे जो इसमें नहीं है तो यहाँ वाली संख्याएं भी इसमें नहीं होंगी। ठीक है ना, किसी को भी आधार बना ले। अर्थात जैसे मैं कहना यह चाह रही हूँ, अब 3 है, 3 यहाँ है, यहाँ पर नहीं होगा। अगर होता तो वो कॉमन में आ चुका होता ना। तो अब बात समझ में आ चुकी होगी, किसी एक को आधार बना लें और उसके गुणनखंड का मिलान कर लें। और वैसे भी कुछ गुणनखंड तो आपको आंखों से जब आप सरसरी तौर पर देखते हो समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है कि केवल सार्वगुणनखंड कौन है? 1 है। तो जब भी सार्वगुणनखंड 1 होता है तो फिर नई एक बात निकल कर आती है। वो नई बात क्या है? देखिए आप, सह अभाज्य संख्याएं, अर्थात ऐसी 2 संख्याएं जिनके केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है। ठीक है, केवल एक से मतलब संख्या 1 से, जैसा कि यहाँ हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 तो होता ही है और एक वो खुद संख्या होती है। क्योंकि हर बार हम सवाल में अलग अलग संख्या लेंगे तो उनके गुणनखंड अलग होने वाले हैं, लेकिन ये वाला 1 तो निश्चित तौर पर हर संख्या में रहने वाला है ना। तो जब कभी कुछ ऐसी संख्याएं हमें मिलती हैं जिनमें गुणनखंड इस प्रकार से केवल 1 ही पाया जाता है, अंक 1। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2, जैसे यहाँ पर पे 1 मिला है, ऐसा ना हो कि 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है। तो 2 की बात नहीं कर रही हूँ कि भाई केवल 1 है जो कि 2 है, ऐसा नहीं। हमारा कहने का मतलब है अंक 1, अंक 1 ही सार्वगुणनखंड होता है। तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? बिल्कुल वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कोई आपसे रिक्त स्थान में सवाल पूछ ले या छोटा सवाल पूछ ले। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्रम में, जो कि है सार्व यानी कि उभयनिष्ठ गुणज। तो जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा की थी, हम क्या करेंगे? हम संख्याओं के गुणज निकालेंगे, जो कि नाम से पता चला गुणज, अर्थात गुणा कर करके प्राप्त होंगे। और हमने पूर्व में बात की थी कि हम जब भी प्रथम की बात करता है तो भी, और अन्यथा हमारे पर छोड़ता है तब भी, हम उसका पहाड़ा लिखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि पहाड़े में होता क्या है, हम संख्या से गुणा करके तो लाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 4 के गुणज और 6 के गुणज की बात हो रही है। तो 4 के गुणज क्या होंगे? 4 से किसी संख्या को गुणा करके लेना। ठीक है ना, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। हमने 4 को किसी अन्य संख्या से गुणा करके प्राप्त किए थे। ठीक है ना, अब आपको ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो टॉपिक छूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 4 के गुणा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36 पैसे। तो ये और आगे तक चलेंगे। ठीक है, और फिर 6 के गुणज की बात हो तो 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 42। समझ में आ रहा है ना। और अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये जो 2 वृत्त बनाए हैं, इनके बीच वाले भाग में इन दोनों कुछ अंकों को ले रखा है। और ये अंक क्या है? बिल्कुल 12, 24 और 36 है। और अब आप समझ रहे होंगे ये 4 के गुणज में भी आ रहा है और 6 के गुणज में भी आ रहा है, अर्थात ये क्या है? सार्वगुणज है। तो 4 और 6 के सार्वगुणज क्या हो गए? 12, 24 और 36। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर पे आपको मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी। क्या बताना चाहूँगी? ध्यान दीजिए, क्योंकि हम गुणज की बात करते हैं तो ये गुणा करके प्राप्त होते हैं ना। तो गुणा करके प्राप्त होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ये 2 या 3 संख्या, अभी तो फिलहाल हमने केवल 2 संख्याओं के गुणज निकाले सार्व, है ना। कभी 3 के पूछ सकता है, 4 के पूछ सकता है। तो याद रखिएगा उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है, जैसे यहाँ की बात करें 4 और 6 की, तो सबसे बड़ी जो संख्या है या तो उससे ज़्यादा उसके गुणज प्राप्त होंगे या उसके बराबर प्राप्त होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देख पा रहे हैं 4 और 6 में बड़ा कौन है? 6। तो 6 से बड़ा
ये 6 से बड़ा क्या हो गया 12। और अगर ध्यान से देखें तो ये 12 का पहाड़ा ही है, अर्थात अगर हम आगे के गुणज ढूंढना चाहें तो क्या होने वाले हैं, बिल्कुल वो होने वाले हैं 48, 60 और 72, क्योंकि 12 के पहाड़े में आगे के जो अंक आने वाले या आगे की जो संख्याएं आने वाली हैं वो 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 छके 72 आने वाली। ये तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36 हो गया ना, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सारों गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पर पे हमने देखा था कि जो संख्याएं दी होंगी, ठीक है, और गुणनखंड हमें पता है छोटे होते, खंड मीन्स टुकड़ा होता है ना, तो वो हमें छोटे प्राप्त होंगे। किससे छोटे प्राप्त होंगे, छोटी संख्या से भी छोटे। तो छोटी संख्या यह क्या है 8, ये 8 से हमें छोटे प्राप्त हो रहे हैं 8, ठीक है ना। 8 भी प्राप्त हो सकते हैं लेकिन 8 से छोटे प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसको लिंक हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे बिंदु पर, जो कि है उदाहरण है, आपकी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 5 है जो इसी क्रम में चल रहा है, उसको ले लेते हैं। 75, 60 और 210 के सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पे हमें इस उदाहरण में 3 संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या 75, दूसरी 60 और तीसरी 210। हमें क्या करना है, हमें इनके सारे गुणनखंड ज्ञात करने हैं, क्योंकि सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे तीनों के और फिर उन गुणनखंडों में से जो सबसे ज़्यादा उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, उसे छांट लेंगे, ठीक है ना। और गुणनखंड तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो अब थोड़ी स्पीड के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 75 से। तो 75 में हम जानते हैं सबसे पहला गुणनखंड बिल्कुल 1 और 75 होने वाले हैं, जो कि हमारा सबसे छोटा और सबसे बड़ा गुणनखंड शामिल किए हुए बैठा है। तो 1 तो होगा ही होगा, और सबसे बड़ा कौन सा होने वाला है 75। अब हम वो सब संख्या ढूंढ लेते हैं जिनका 75 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं, इकाई के स्थान पर 5 है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर अगली संख्या की बात करें तो निश्चित तौर पे 3 को चेक करेंगे। तो 3 के अंदर अगर हम देखें दोनों अंकों का योग 7 और 5 कितना हुआ 12, और मैंने यहाँ काम लिया है 3 की विभाज्यता का नियम, अर्थात 3 का भाग जाएगा। तो ठीक है, 75 में जब हमने 3 का भाग दिया तो कितनी दफ़ा गया, वो गया 25 दफ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली संख्या की तरफ चलते हैं जो कि है 4, और यहाँ पर चूँकि इकाई के स्थान पर 5 है तो 4 का भाग भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 5, और 5 का भाग तो चूँकि यहाँ पर 5 है तो जाएगा ही, और वो कितनी दफ़ा जाएगा, वो जाएगा अपना 15 दफ़ा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम 6 की। चूँकि यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा। विभाज्यता के नियम में हमने चर्चा की थी ना कि अगर 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा तो 6 का भाग जाएगा। चूँकि यहाँ पे 2 ने मना कर दिया तो 6 का भाग नहीं जाएगा, बेशक 3 का जा रहा हो तो। अब बात करते हैं अगली संख्या 7 की। तो हम जानते हैं 7 दाएँ 70 होता है, और अगली संख्या क्या होनी चाहिए 77। 75 में तो भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 8 की बात करें तो 8 के पहाड़े में 75 नहीं आता है, 9 के पहाड़े में भी 75 नहीं आता है, और 10 में तो हम जानते हैं 0 होता है केवल, और यहाँ पर तो इकाई के स्थान पर 5 है। तो इसी प्रकार से जब हम देखते चल रहे हैं तो 11, 12, 13, 14 के पहाड़े में नहीं आते, हाँ 15 के पहाड़े में 5 दफ़ा आता है। और वही बात यहाँ पर फिर हम देख पा रहे हैं, संख्या क्या होने लग गई, उलटने लग गई, ठीक है ना। और हमने पूर्व में चर्चा की थी उलटने पर हम यू टर्न लेंगे, तो यहाँ पर पे हमने ले लिया यू टर्न, अर्थात हमारी संख्या क्या होने वाली है 75 के गुणनखंड 1, 3, 5, 15, 25 और 75। तो 1 का जिक्र तो हम कर चुके हैं, 3, 5, 15, 25 और 75 तो हमने पहले ही लिख दिया था, ठीक है ना। तो अब अगली संख्या लेते हैं हम 60, ठीक है। तो 60 के लिए हम वही गुणनखंड करने वाले हैं। तो 60 के गुणनखंडों के लिए हम सबसे पहले 60 को ले लेते हैं, और 60 का सबसे पहला गुणनखंड जैसे कि हम पूर्व में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 1 गुणा 60 तो सबसे पहला गुणनखंड होने ही वाला है। सबसे छोटा गुणनखंड इसमें होगा हमारा 1, और सबसे बड़ा गुणनखंड होने वाला है 60, ठीक है ना। अब बात करते हैं, चूँकि 0 है इकाई के स्थान पर तो 2 का भाग भी जाएगा, और निश्चित तौर पर कहाँ तक जाएगा 30 तक जाएगा। अगली संख्या चूँकि 6 है अंकों का योग तो 3 का भाग भी जाना है, और 3 का भाग निश्चित तौर पे कहाँ तक जाने वाला है 20 तक जाने वाला है। आगे बात करते हैं 4 की। तो 4 का भाग 60 में भाग दे करके देख लेते हैं। 60 में जैसे 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, और 4 पंजे 20। हम देख पा रहे हैं 15 दफ़ा पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो ये गया 4 का भाग 15 दफ़ा, और चूँकि इकाई के स्थान पर 0 है तो फिर हम जानते हैं 5 का भाग भी जाना ही है ना। तो 5 के भाग का जब हमने दिया तो 5 का भाग जाएगा 12 दफ़ा, ठीक है। और 60 में 6 का भाग तो 10 दफ़ा जाना ही है। तो ये देखें
चूंकि सम संख्या है ना, तो संभावना बढ़ जाती है इसकी गुणनखंडों की, ठीक है। तो 6 गुणा 10, अब 60 7 के पहाड़े में भी नहीं आता, 8 के पहाड़े में भी नहीं आता, 9 के पहाड़े में नहीं आता, सीधा 10 के पहाड़े में 10 छके 60। और वही हम देख पा रहे हैं संख्याएं उलटनी शुरू हो गई हैं, देख पा रहे हैं ना आप, ये संख्या उलट गई। तो अब हमें यहीं पे रुक जाना है, अपना समय बचाना है। तो ऐसे में हमें यहाँ से लेना है यू टर्न, अर्थात हमारे गुणनखंडों की संख्या होने वाली है 1 2 3 4 5 6। एक लिख चुके हैं, 2 3 4 5 और 6। और आगे बात करें तो 10 12 15 20 15 20 और 20 के बाद है 30 और 60 तो हम पहले से लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुए 60 के गुणनखंड। अब हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल के आ रही है 210। अब हमें 210 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इन सबको हटा देते हैं, एक्स्ट्रा जगह बन जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। तो 210 के गुणनखंड करने के लिए हम ये ले लिया 210, ठीक है। दो सौ 10 स्पष्ट हो रहा है कि इकाई के स्थान पर 0 है, तो निश्चित तौर पे 2 का भाग जाएगा। लेकिन उससे पहले हम 1 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो 1 का भाग वही 210 दफा जाएगा, और 2 का भाग अगर हम दें इसमें तो तो जाना ही है, 0 है ना इकाई के स्थान पर, अर्थात सम संख्या बन गई है। और सम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जब भाग दिया तो आया 105, और चूंकि इन अंकों का योग अगर हम करते हैं तो कितना आ रहा है 3, और 3 में 3 का भाग जाना ही है। तो जब भाग दिया तो 3 7 21, 70 दफ़ा चला गया, ठीक है। आगे बात करते हैं 4 की। तो हम याद कीजिए विभाज्यता के नियमों में हमने चर्चा की थी कि अगर हमें 4 से विभाज्यता जांचनी है तो अंतिम 2 अंक जो कि दहाई और इकाई होते हैं, उनसे जो संख्या बनती है उसमें देखें कि आप 4 का भाग जा रहे हैं। क्योंकि 10 में 4 का भाग नहीं जाता है ना, 4 दूनी 8 होता है और 4 तिया 12, 10 नहीं आता है। इसका मतलब 210 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर अगली संख्या चूंकि 5 होती है, और 5 फिर वही इकाई के स्थान पर 0 होने के कारण 5 का भाग निश्चित तौर पे जाना ही है। तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 42 दफ़ा चला गया, ठीक है। अब 5 के बाद बात करते हैं हम 6 की। तो स्पष्ट हो रहा है 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, तो 6 का भाग तो जाएगा ही। देखो विभाज्यता के नियमों की जांच हमने जो सीखी थी उसका हमें कितना फ़ायदा हो रहा है ना। हमें कुछ संख्याओं का पहले से पता चल रहा है कि भाग जाएगा और किन का भाग नहीं जाएगा। तो 6 का भाग जब हम देंगे 210 में, देख लेते हैं। तो 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये गया 18, और 11 में से 8 गए 30, 3 बच गए, ऊपर से 0 उतर गया, बन गया 30, और 6 पंजे 30 होता है, अर्थात 6 का भाग 35 दफ़ा जाने वाला है, ठीक है। और 6 के बाद अगली संख्या हम क्या लेने वाले हैं 7, और 7 का भाग यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। अगर 0 को हम हटा दें, ठीक है, तो 7 दाया 7 तिया 210 होता है ना। तो यहाँ पर पे इसमें 7 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 7 का भाग देंगे जो कि जाने वाला है 30 दफ़ा, ठीक है। 7 तिया 21 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 8 की। तो 8 के लिए तो हमने बात की थी तीनों अंकों को लेना होगा, अर्थात सैकड़ा, दहाई और इकाई, तीनों में भाग देना होगा। तो भाग देकर ही देखना होगा, इसके लिए तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो 210 में जब हमने 8 का भाग दिया तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ज़्यादा हो रहा है तो हम 2 दफ़ा ही देंगे, 8 दूनी 16, शेष बचा 5, और 8 के पहाड़े में 50 तो नहीं आता, लेकिन देख लेते हैं। 8 छके 48, और शेष बच रहा है हमारे पास में 2, और शेष बचने पर ये इसका गुणनखंड नहीं है, अर्थात 8 को हम इसके गुणनखंड के रूप में नहीं लेने वाले हैं। अब बात करते हैं हम 9 की। तो 9 के पहाड़े में वही अंकों का योग चेक कर सकते हैं। अंकों का यहाँ पे कितना हो रहा है 3, और 3 में 9 का भाग नहीं जाता, अर्थात 9 का भाग 210 में भी जाने वाला नहीं है। आगे बात करते हैं 10 की। तो 10 का भाग तो स्पष्ट है, जाने वाला है। कितनी दफ़ा जाने वाला है 21 दफ़ा, 10 का भाग 21 दफ़ा जा रहा है। इसके बाद बात करें 11 की। तो क्योंकि यहाँ 21 है तो 11 दूनी 22 होता है, तो निश्चित तौर पे 21 में तो भाग नहीं जाएगा ना। ऐसे बात करें 12 का, 13 का, 14 का, किस किस का भाग देंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है तो 15, अर्थात जो 5 लेकर के बैठा है संभावना बनती है शायद भाग चला जाए। तो हम सीधा जंप मार के 210 में 15 का भाग देख लेते हैं। तो 15 का जब हमने भाग दिया तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 15 का भाग दिया तो 11 में से 5 गए 6, और ऊपर से इसने हासिल लिया था ना, ठीक है। तो यहाँ तो 0 हो गया और ये हो गया 60, और ये देखिए आप पूरा भाग
14 दफ़ा चला गया, अर्थात 15 का भाग कितनी दफ़ा चला गया, 14 दफ़ा। तो हम यहाँ से समझ गए कि 14 और 15 दोनों इसके क्या हैं, गुणनखंड। अर्थात अगर हमने 14 का भाग दिया होता पूर्व में तो वो भी निश्चित तौर पे 15 तक जाने वाला था। ठीक है ना, ये बात तो हमने पूर्व में चर्चा कर चुके हैं ना कि अगर हम इसको 14 को 15 दफ़ा भाग दे रहे हैं तो 15 भी और 15 का भाग 14 दफ़ा जाएगा। ठीक है, तो चूँकि अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर संख्या पलटने लग गई हैं, तो अब हमें आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, वैसे भी बहुत बड़ी संख्या थी, भाग देने में हमें दिक्कत आ रही थी। तो अब हम यहाँ से क्या लेने वाले हैं, यू टर्न लेने वाले हैं। ठीक है, और यू टर्न लेने पर हमने पाया कि 210 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, आगे 21, 30, 35, 42 और फिर 70 और आगे तो भी और पड़े हैं 105 और अंतिम में है 210। ठीक है ना, काफ़ी सारे गुणनखंड हो गए इसके। और अब हमें क्या करना है, अब हमें सार्वगुणनखंड ढूंढना है। और सार्वगुणनखंड के बारे में जैसे हमने पूर्व में चर्चा की थी कि जिसमें सबसे कम गुणनखंड दिखेंगे हम उसी को आधार बना करके बाकी में छांट लेंगे, है ना, थोड़ा समय बचता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अर्थात 75 के गुणनखंड तुलनात्मक रूप में 210 और इसकी तुलना में थोड़े कम दिख रहे हैं, तो इसी को आधार बनाते हैं। तो चूंकि एक तो हम देख पा रहे हैं सबके अंदर ही होता है, तो सार्वगुणनखंड में 75, 60 और 210 का सार्वगुणनखंड कौन होगा, एक तो होना ही है। उसके आगे बात करते हैं 3 की, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 3 यहाँ पर है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी, तो हम अगला सार्वगुणनखंड क्या लेने वाले हैं, बिल्कुल हम 3 को लेने वाले हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे 2 का जिक्र क्यों नहीं किया, तो स्पष्ट है बच्चा, 2 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। किसी एक में भी कोई संख्या अगर कॉमन नहीं होती है तो हम इसे सार्वगुणनखंड में नहीं लेने वाले, याद है ना आपको। तो ऐसे में अब अगली संख्या है 5, 5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हम 5 को भी लेने वाले हैं। तो ये लिख दिया हमने 5। ठीक है, अब अगली संख्या है यहाँ पे 15, 15 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी, तीनों में है, तो 15 को भी हम सार्वगुणनखंड के रूप में लेने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगली संख्या जो कि है यहाँ पर 25, 25 इधर है, इधर नहीं है और इधर भी नहीं है, तो 25 को हम नहीं लेने वाले। उससे आगे बढ़े तो 75, और 75 निश्चित तौर पे समझ में आ रहा है कि केवल 75 में ही है और किसी में नहीं है, तो हम 75 को भी नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी देखा इस प्रकार 75, 60 और 210 के सार्वगुणनखंड हुए 1, 3, 5 और 15। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण 6, 3, 4 और 9 के सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्व में हमने बात की थी सार्वगुणनखंड की, अब बात करने वाले हैं सार्वगुणज की। तो याद कीजिए गुणज के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल हम पहाड़ा लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो 3 के गुणज की बात करेंगे तो हम किसके गुणज लिखने वाले हैं, बिल्कुल 3 के पहाड़ा लिखने वाले, 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहाड़ा लिखना कहाँ तक है, तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम एक संख्या जो सब में आए वहाँ तक तो लिखना ही होगा। अब सब में आएगा कैसे, लिखते हैं, आपको बात समझ में आएगी जब मैं करके बताऊंगी। 18, 21, 24, 27 और 30, अर्थात एक बार 10 तक पहाड़ा तो हम लिख ही देते हैं। ठीक है, अब 4 की बात करते हैं, 4, 6, 12, सॉरी 6, पता नहीं किस धुन में लिख दिया, क्या आना चाहिए था, बिल्कुल 8 आना था। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 24, 28, 32, 36 और 40। ठीक है ना, क्योंकि हम पहली बार लिख रहे हैं तो 10 तक पहाड़ा तो लिख ही देते हैं। ऐसे ही इसी क्रम में 9 के गुणज लिखेंगे तो क्या लिखने वाले हैं, बिल्कुल हम लिखने वाले हैं 9 का पहाड़ा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 63, 72, 81 आएगा और उसके बाद में आएगा 90। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब हमें क्या निकाला, अब हमें सार्वगुणज निकालने, अर्थात ऐसे गुणज ढूंढने जो तीनों में पाने जाने वाले हैं। ठीक है, तो तीनों में शुरुआत आपको दिख पा रहा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके गुणज सबसे कम है। किसी एक को भी आधार बना लें, वैसे तो आप इसको भी आधार बना सकते हैं लेकिन छोटा थोड़ा सुविधाजनक रहता है। तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे, सब में कॉमन होना चाहिए ना। नेक्स्ट है हमारा 6, 6 यहाँ पर नहीं है, तो आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, एक ने मना कर दिया तो बाकी 2 में देखने की आवश्यकता नहीं है, समय बचेगा भाई।
ठीक है, आगे बात करते हैं 9 की। तो 9 यहाँ पर नहीं है, 9 यहाँ है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो होने से भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं 12 में। तो 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, लेकिन 12 यहाँ पर नहीं है, तो 12 को भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 15 पर। तो 15 यहाँ है, लेकिन 15 यहाँ पर नहीं है, तो 15 को भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट लेते हैं 18 पर। तो 18 है, लेकिन 18 यहाँ नहीं है, और 18 लेकिन यहाँ है, परंतु इसने मना कर दिया, इसके पास तो नहीं है ना, तो ये 18 को भी नहीं लेने वाले। नेक्स्ट चलेंगे हम किस पर, 21 पर। 21 यहाँ पर है, तो 21 यहाँ पर नहीं है ना, 20 और 24 के बीच में नहीं है, तो इसका मतलब 21 को नहीं लेंगे। फिर आगे चलते हैं 24 की तरफ। तो 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, लेकिन 24 यहाँ पर नहीं है, तो 24 को भी नहीं लेंगे। अब थोड़ी समस्या, अब टेंशन होने लगी ना कि 24 तक नहीं है, आगे आएगा कि नहीं आएगा, तो देखते हैं, आएगा तो सही। तो 24 के बाद चलते हैं 27 पर। 27 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर है, तो ऐसे में 27 को भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 30 पर। अब तो पहाड़ा भी ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पर 30 पर यहाँ है, लेकिन यहाँ 30 नहीं है, तो ऐसे में भी 30 को नहीं लेंगे। तो अब थोड़ी सी चिंता बढ़नी स्वाभाविक है, तो कोई बात नहीं, 1-2 कदम और आगे चल के देख लेते हैं। तो 30 से आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं, 33, और फिर इसके बाद में 36 तक, ठीक है। अब बात आ रही है कि आप सोचोगे 36 तक क्यों चले गए, तो मुझे हल्का सा हिंट हो रहा है कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, 36 यहाँ पर है, 36 यहाँ पर है, और 36 यहाँ पर भी है, तो ये तो हमारा पहाड़े को भी पार करके चला गया। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है, तो 2-3 कदम ही आगे चलने की आवश्यकता होगी, इससे ज़्यादा आपको आगे चलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमने देखा 3, 4 और 9 के सार्वगुणज क्या हुए, 36, और आगे का अब आप समझ गए होंगे कि आगे के लिए जैसे हमने पूर्व में बात की थी गुणज की, 4 और 6 का सार्वगुणज में पहला अंक क्या आया था, 12, और अगर आगे के देखे थे तो वो क्या थे, ठीक 12 का पहाड़ा था, क्योंकि ये भी तो हम पहाड़े निकाले थे ना, 4 का पहाड़ा लिख रहा था, 6 का पहाड़ा लिख रहा था, तो जब इनका सार्वगुणज भी होगा तो जो एक संख्या आएगी उसी का पहाड़ा चलने वाला है। तो अब आप समझ गए ना कि यहाँ पर पे 3, ये सवाल हमारा क्या था, 3, 4 और 9 के सार्वगुणज क्या होगा, 36 का पहाड़ा होने वाला है। 36 दूनी 72, और आगे इसी क्रम में आगे चलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारे ये सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड पर आधारित उदाहरण समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जुड़े रहिए, धन्यवाद।